हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक रहेगा जनरल साइंस और जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 को ध्यान में रखकर इस लेक्चर को लाया जा रहा है। आज का क्लास स्पेशल होने वाला है क्योंकि जेएसएससी एसआई एग्जाम 2017 का कुछ सेट को डिस्कस करूंगा। टोटल मेरे पास 9 या 10 सेट होगा तो उसको आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। एक सेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 20 और जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी उतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पेपर 3 में। ओके ना। तो क्लास आज का काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर देखना चाहिए। बाकी सब एग्जाम का देखिए नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप लोग कमर कस लीजिए और 6 महीना तक सब कुछ भूल जाइए। जितना भी दोस्ती आ रही है सबको भूल जाइए, इंटरटेनमेंट जितना है सब भूल जाइए, नींद को भूल जाइए और प्रॉपर रूटीन बनाकर एकदम रिवीजन कीजिए। खासकर पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 और 3 का सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है, आपको पता होगा। तो इसको प्रॉपर आप रूटीन बनाकर तैयारी कीजिए और प्रॉपर रिवीजन भी करते रहिए। 6 महीना तक कीजिए। 6 महीना 7 महीना के अंतर्गत सारा एग्जाम आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। ओके, तो कमर कसकर आप लोग जो है तैयारी कीजिए। इधर उधर फालतू के वीडियो मत देखा कीजिए। जो सिलेबस आपको समझ में आ रहा है, जो समझ में आता है, एक बार उठाइए और सिलेबस के अनुसार पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर रिवीजन के पर्पज से पीडीएफ चाहिए होगा तो @learners गराज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल रहता है। लेट्स गेट अप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज कॉल्ड लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर सिस्मोमीटर। सही आंसर इसका ए लैक्टोमीटर होगा। तो लैक्टोमीटर जो है डेंसिटी ऑफ मिल्क को मेजरमेंट करता है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, ध्यान रखिएगा। तो लैक्टोमीटर डेंसिटी को मेजर करता है मिल्क का या फिर प्योरिटी। कभी पूछे कि प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो यही यूज होता है लैक्टोमीटर। नेक्स्ट आता है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी को मेजरमेंट करता है। ध्यान रखिएगा, लिक्विड्स का, वाटर भी हो सकता है, फिर कोई और भी लिक्विड होता है, उसका जो है रिलेटिव डेंसिटी को मेजरमेंट करना है तो इसको यूज किया जाता है। और ये जो फेनोमेनन यूज करता है हाइड्रोमीटर, वो बायंसी का यूज करता है ना। बायंसी आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में। बाकी बैरोमीटर क्या करता है? तो प्रेशर मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है उसी को मेजरमेंट करता है। यानी कि प्रेशर मापने का एक डिवाइस है जिसका असाइनमेंट क्या होता है? पास्कल होता है, जिसको आप लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। बाकी सिस्मोमीटर क्या करता है? तो बहुत ईजी है, अर्थक्वेक को मेजरमेंट करता है। ओके, बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, लैक्टोमीटर तो हो गया 2 पॉइंट। लैक्टोमीटर जो लैक्टिक एसिड होता है वो मिल्क और कर्ड दोनों में पाया जाता है। बाकी बैरोमीटर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा। तो ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट कर दिया। अगर पूछे कि बैरोमीटर का ग्राफ अगर नीचे गिर रहा है, उसका रीडिंग जो है नीचे गिर रहा है, तो इसका क्या अर्थ है, क्या संकेत करता है? तो यह जैसे तूफान का संकेत कर रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो बैरोमीटर के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारा ऑप्शन को क्लियर कर दिया। यही डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ओके, एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो क्या है? यहाँ पे हाइड्रोमीटर है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है हाइग्रोमीटर, ठीक है ना। तो हाइग्रोमीटर रहेगा तो ये ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करता है ना। ह्यूमिडिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वाटर वेपर कहिए आप लोग, वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है। आर्द्रता इसको हिंदी में कहा जाता है। डैश इज द लार्जेस्ट आर्टरी। तो सबसे बड़ा आर्टरी या धमनी कौन सा है? धमनी क्या होता है? तो ए फॉर आर्टरी होता है। तो याद रखिएगा, ए अवे करता, अवे, ए फॉर अवे याद रखिएगा। अब बताता हूँ क्या करता है। अवे का मतलब होता है किसी को दूर ले जाना। तो यह हार्ट से ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाता है। ओके, आर्टरी। तो याद रखिएगा, ए फॉर अवे। दूसरा तो अपने आप याद रह जाएगा। और वेन क्या करता है? तो वेन है लाने का काम करता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को हार्ट में लाने का काम करता है वेन। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। बाकी इसका सही आंसर आवर्टा हो जाएगा ना। तो लार्जेस्ट जो आर्टरी है उसको आवर्टा कहा जाता है। हिंदी में इसको महाधमनी कहा जाता है। अगर देखिएगा यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि ये लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि ब्लड को जो है से वेंट्रिकल से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाती है। ओके, वेंट्रिकल से याद रखिएगा। बाकी वेना कावा को देख लीजिएगा, ये लार्जेस्ट वेन है। लार्जेस्ट आर्टरी और लार्जेस्ट वेन आपको पता होना चाहिए। तो वेना कावा जो है लार्जेस्ट वेन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जनरली कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट, ताकि उसका फिर से जो है ऑक्सीजनेशन हो सके और फिर जो है उसको सप्लाई किया जा सके। तो आउटा याद रखिएगा और वेना कावा भी याद रखिएगा। वेना कावा लार्जेस्ट वेन है, भी सही नाम है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यही देखिए आपको लार्जेस्ट आर्टरी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से शुरू होता है, देख सकते हैं यहाँ से हार्ट से शुरू होता है, वेंट्रिकल से, और उसके बाद पेल्विस। नाम सुने पेल्विस? तो पेल्विस तक ये फैला होता है, कुछ ब्रेन तक इसका होता है स्ट्रक्चर, मतलब फैला हुआ रहता है। इधर भी ब्लड वेसल्स रहता है, इधर यहाँ पेल्विस तक फैला रहता है हार्ट से लेकर। तो सबसे बड़ा धमनी इसी को कहा जाता है। ओके, बॉडी में देख सकते हैं कि किसका यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे है इसका। ओके, यहाँ पे पेल्विस होता है, तो
उसको कनेक्ट करता है और यहाँ से वेंट्रिकल से हार्ट से शुरू होता है। तो ये लार्जेस्ट आर्टरी हो गया आवर्टा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ध्यान रखिएगा। ह्यूमन हार्ट जो होता है वह 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है ना। कभी क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे पूछ देगा कि जो ऐसे अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें कितना चैम्बर ऑफ हार्ट पाया जाता है, तो अलग अलग जीव को आप लोग चैम्बर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, कि कितना उसमें चैम्बर पाया जाता है। डिप्थीरिया अफेक्ट व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, थायराइड, यूरिनरी ब्लैडर, हार्ट या फिर थ्रोट। ये जो डिप्थीरिया होता है वह गला को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। डिप्थीरिया जी नाम सुने होंगे, एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसको भी याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि डिप्थीरिया किससे होने वाला डिजीज है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर और कुछ ऑप्शन डाल देगा प्रोटोजोआ, तो कंफ्यूज कर जाएगा। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान रखें। बाकी ये क्या अफेक्ट करता है, तो यह म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है नोज का उसको और गला को अफेक्ट करता है। तो सिर्फ गला ही नहीं होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज का उसको भी अफेक्ट करता है। यह म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है या फिर म्यूकस क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। जो आप लोग एयर लेते हैं तो उसका वो जो होता है गंदगी होता है उसमें, तो उसका जो कुछ पार्टिकल्स होता है गंदगी, वह जो ऐसे नाक में जो फाइन हेयर प्रेजेंट होता है उसके द्वारा फिल्टर हो जाता है। लेकिन और भी कुछ बहुत ही फाइन जो अगर डस्ट अंदर में चले जाते हैं तो उसको म्यूकस एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सब कुछ फंक्शन होता है, ध्यान रखिएगा म्यूकस का। तो वही म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है और गला को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया डिजीज एक बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, डीपीटी से ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। ओके, तो ध्यान रखिएगा 3 डिजीज है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ओके, ध्यान रख सकते हैं। डीटीपी नहीं है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है जो कि कंप्यूटर में आप लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर मिल्क टर्न्स होना चाहिए, टर्न सावर इट्स पीएच लेवल इज 6, मोर देन 6, लेस देन 6 या फिर 7। आंसर इसका क्या होगा, मोर देन या फिर लेस देन। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। प्योर जो वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन आप लोग कह सकते हैं। तो अगर एसिड होता है तो उसका पीएच वैल्यू डिक्रीज करता है, यानी कि 7 से कम होने लगता है एसिड, अगर एसिड कोई सब्सटेंस है तो। और या लिक्विड बोल सकते हैं, अगर अल्कलाइन होगा तो उसका पीएच वैल्यू 7 से बढ़ने लगता है। तो इधर बेसिक, अल्कलाइन मतलब बेसिक आप लोग बोल सकते हैं। तो 7 से ज़्यादा हो गया तो वो बेसिक हो गया, 7 से कम होने लगा तो समझिए कि एसिड हो गया। तो आप लोग क्लास 10 जब पढ़े होंगे तो उसमें लिखा था कि जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच वैल्यू 6 होता है। तो जब एसिड बनेगा, जिन्हें कि सावर हो रहा है तो खट्टा होता है ना, सावर क्या होता है, तो आपको तो अम्ल का प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया था, इट टेस्टेस सावर ना, पढ़े होंगे। यानी कि एसिडिक जो है से वह हो रहा है, तो इसका मतलब 6 से वैल्यू इसका कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ओके, सारा चीज़ को देख लीजिएगा। ये जो पीएच स्केल आप देखते हैं उसको ए सोरेनसन के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। इसका जो रेंज होता है वह 0 से 14 तक होता है। और ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस एक्सरसाइज में कि पीएच स्केल का रेंज कितना होता है, तो वहाँ से 1 से 14 तक भी आपको एक ऑप्शन था, ओके ना, लेकिन 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 डिनोट करता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और 14 डिनोट करता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। यहाँ पे ACl बोल सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे आप लोग NaOH बोल सकते हैं। ये सब चीज़ हो गया। बाकी सब अलग अलग जो सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, एक क्वेश्चन और आने वाला है ना पीएच से रिलेटेड। जो PHP होता है ना, एक जर्मन वर्ड है पोटेंस, जिसका मतलब पावर होता है। मेटल विथ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, टंगस्टन का, इथेनॉल का, निकेल का या फिर प्लेटिनम का। आंसर इसका टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन का देखिए तो लगभग 5,500 के आसपास जो है डिग्री सेल्सियस इतना इसका टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लगभग देखिएगा तो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोग ये क्लास 10 में आपको पढ़ाया गया होगा कि टंगस्टन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है तो जल्दी गलता नहीं है। आप लोग जो बल्ब नॉर्मली मतलब जो लाल वाला बल्ब होता है उसको देखे होंगे, इस तरह से जो बल्ब होता है, ओके ना, तो उसमें जो फिलामेंट आता है तो इसमें टंगस्टन लगा होता है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। तो इस टंगस्टन का 3380 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए यूज किया जाता है। और बल्ब में तो आपको पता होगा हीलियम और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसका आंसर टंगस्टन हो जाएगा। इथेनॉल, निकेल, ये सब देख लीजिएगा। इथेनॉल का कितना बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, सब आपको याद रखना होगा, क्योंकि देखिएगा तो क्लास जो 10th है उसमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों को डिटेल में पढ़ाया है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पूछे जाने की संभावना है, ओके ना। तो ये सब टॉपिक आप लोग तैयार करते चलिएगा। क्लास 9th और 10th को सीरियसली आप लोग स्टडी कीजिएगा, जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं खासकर तो, ओके ना। नेक्स्ट आता है टाइडल पावर इज एन एग्जांपल ऑफ। टाइडल पावर किसका एक एग्जांपल है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जियोथर्मल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स या फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब होता है जो कि वाटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो है बनाते हैं। टाइड एनर्जी क्या है? टाइडल एनर्जी है एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जियोथर्मल मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है ना अर्थ, और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो अर्थ के हीट से जो एनर्जी मिलता है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। तो यह एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का एग्जाम्पल है। सॉरी फॉर द डिले। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। टाइडल पावर के बारे में बात किया जा रहा है, टाइडल एनर्जी ना। टाइड्स क्यों आता है आपको पता है ना? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ और मून के चलते ना, अर्थ और मून के चलते, उसके चलते जैसे टाइड्स आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि जो अर्थ का जल स्तर है, समुद्र का जल स्तर है, वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो वह किस फेनोमेनन के चलते हो रहा है? तो वह टाइड के चलते ही होता है। नेक्स्ट है आपका लुब्रिकेशन इज अ कॉमन वे ऑफ। लुब्रिकेशन मतलब स्नेहन होता है ना। तो यह क्या करता है? करने मतलब कोई सतह को चिकना कर दिए तो क्या फ्रिक्शन बढ़ गया कि फ्रिक्शन घट गया? कंफ्यूजन है क्या? इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग फोर्स, या फिर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, या फिर इंक्रीजिंग फोर्स? तो सिंपल सा कहानी है, फ्रिक्शन को हम लोग यहाँ पे डिक्रीज करते हैं। आंसर इसका रिड्यूस हो जाएगा ना। अगर कोई सतह चिकना हो गया है, ध्यान समझिएगा, अगर सरफेस अगर रफ है तो उस पर चलना आसान होता है ना। और अगर सरफेस को अगर स्मूथ कर दिया गया, चिकना कर दिया, तो उस पर चलना कठिन हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कम है। तो चिकना जो सतह होता है ना, उस पर फ्रिक्शन कम होता है, और जो रफ सरफेस होता है उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो अगर लुब्रिकेशन अलग तरह से किया जाता है। सरफेस को आप लोग चिकना बना दीजिए, किसी तरह से कर सकते हैं आप लोग चिकना। तेल अगर आप कहीं पे लगाना है, या सरफेस को नॉर्मली चिकना करना है, और भी सारा तरीका होता है। तो अगर लुब्रिकेशन कर दिए तो उसका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन एक तरह का ना प्रॉपर्टी होता है, या कॉज बोल सकते हैं, फिजिकल कॉज, जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर दो बॉडी आपस में सटा हुआ है, कि ना ऐसे कुछ, या वन ओवर अनदर है, तो एक बॉडी अगर चलना चाह रहा है तो उसको अपोज करेगा इसका मोशन को ना, ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन चलते ही तो बहुत सारी चीज़ बर्बाद होता है। कितना बोलिएगा तो लाखों टन जो है आयरन खत्म हो जाता है, या अलग अलग चीज़ खत्म हो जाते हैं फ्रिक्शन के चलते। आपका चप्पल भी घिसता है तो फ्रिक्शन के चलते ही होता है। तो फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है। हेल भी करता है तो नुकसान भी है, फायदा नुकसान तो सब जगह होता है। ओके ना। बाकी एक चीज़ पूछा जाता है कभी कभी, 3 तरह का फ्रिक्शन देखा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो कभी कभी ऑर्डर लगाने के लिए पूछ देता है। तो जो कोफिशिएंट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और फिर रोलिंग फ्रिक्शन होता है। यानी कोई भी चीज़ अगर स्टैटिक पोजीशन में है तो उसको मोशन में लाने के लिए सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है, तो ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद जब अगर मोशन में आ गया कोई चीज़, तो उसके बाद उसको रोल करने में थोड़ा कम फोर्स लगता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये चीज़ अपना जिंदगी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ रुका हुआ है ना, तो उसको शुरू करने में बहुत टाइम लगता है। ओके, जब शुरू हो गया, धीरे धीरे चलने लगा, तो उसको और थोड़ा सा धक्का दीजिए, वह रोल करने लगेगा, यानी कि लुढ़कने लगेगा, यानी कि स्पीड में जाने लगेगा। तो लाइफ में भी कहानी यही है, रुके रहिएगा तो दिक्कत लगेगा, एक बार चलना शुरू कर दीजिए, थोड़ा और स्पीड हो जाएगा, और उसके बाद और भी ज़्यादा आप लोग स्पीड चलने लगेगा। ओके, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। आंसर इसका सी, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन जनरल साइंस में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको ना मतलब जनरल स्टडीज में पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि जनरल साइंस में पूछा गया, क्योंकि स्पीसीज से रिलेटेड है। तो लायन टेल मैकैक ना इज एन डैश स्पीसीज। एल्पाका लिखा हुआ एंडेमिक। फेलिस कैटस में जो नॉर्मल आप लोग कैट देखते हैं ना, उसका ये जो साइंटिफिक नेम है। और उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे गैलियस गैलस। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, एंडेमिक। तो IUCN का रेड लिस्ट आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें टोटल 9 जो है से लिस्ट होता है। वो क्या अलग देखिएगा, वनरेबल होता है, एक्सटिंक्ट होता है, क्रिटिकली इंडेंजर, ये सब तरह का 9 जो है से टोटल कैटेगरी होता है IUCN का रेड लिस्ट में। तो उसमें जो लायन टेल मैकैक है वो एंडेमिक स्पेसीज है, ध्यान रखिएगा। हाल के दिनों में जो करंट अफेयर्स में जो न्यूज में रहा था कुछ स्पेसीज, उसके बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, लायन टेल मैकैक तो हो गया, एंडेमिक स्पेसीज है IUCN का रेड लिस्ट में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है इंडियन एलिफेंट, जो कि आपको पता होगा झारखंड का स्टेट एनिमल भी है, और एशियाटिक लायन, दोनों जैसे इंडेंजर कैटेगरी में हैं। बाकी याद रख सकते हैं इंडियन जो पीकॉक है आपका नेशनल बर्ड, वह लिस्ट कंसर्न में आता है। ये भी एक मतलब कैटेगरी है IUCN का। वन हॉर्न राइनो काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहता है, आपको पता होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो वन हॉर्न राइनो या फिर ओलिव रिडली टर्टल, ये भी न्यूज में रहता है। तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान में देखे होंगे आप लोग, न्यूज में आया था कुछ दिन पहले, काफ़ी ज़्यादा पोचिंग किया जा रहा था इसका मतलब पाकिस्तान वाले साइड में। तो उसमें न्यूज काफ़ी न्यूज में आया था, इसीलिए डाल दिया हूँ यहाँ पे। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो
स्टेटस है वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एशियाटिक चीता, तो यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी का है। और स्वैम्प डियर जिसको आप लोग बारहसिंगा के नाम से जानते हैं वह वल्नरेबल कैटेगरी में है। ये सब कुछ याद रखिएगा स्पीसीज के बारे में। एंडेमिक है ना, तीसरे से क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है जनरल साइंस में भी। झारखंड का आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा। और देखिए जनरल स्टडीज के बारे में बात करूँ तो जनरल स्टडी में आपका 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, वह आसान नहीं रहेगा। उसको आप लोग करंट अफेयर को अच्छे से पकड़ के चलिएगा और बैकग्राउंड स्टडी डिटेल में कीजिएगा, तभी पकड़ाएगा। क्योंकि करंट अफेयर भी आपको ज़्यादा चांस है 40 से, मुझे लगता है कि 8 से 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से कहीं ना कहीं देंगे ही देंगे। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहिएगा, ठीक ना। पेपर 3 के जो जनरल स्टडी वाला सेक्शन है उसमें ना। चलिए, और करंट अफेयर्स भी नॉर्मल नहीं, करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा टफ आता है। जैसे कोई इंडेक्स आ गया, कोई रिपोर्ट है, ये सब तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है 40% पढ़ के आए होंगे। तो परसेंटेज डेसिमल तो आप लोग, मैं तो मुझे कहना ही नहीं है। परसेंटेज डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो 1/100 हो जाता है, तो आ जाएगा 0.46 ना, मैं तो पढ़े होंगे। तो 0.46 इसका आंसर हो जाएगा। तो घुमा क्वेश्चन पूछा गया, 40% नहीं पूछा गया, 0.46 पूछा गया, सेम चीज़ है, परसेंटेज टू डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है आपको। बाकी देख लीजिएगा यूरिया इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। 1828 में देखिएगा तो जर्मन एक केमिस्ट जिनका नाम था ओलहर ना, ओलहर थे। तो वह जो है पहली बार जो है लैब में यूरिया को प्रिपेयर किए थे। तो पहला बार लैब में जो बनाया जाने वाला कंपाउंड था वह यूरिया ही था, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अमोनियम साइनेट को हीट करके इनके द्वारा बनाया गया था। तो सब कुछ याद रखिएगा, पहला बार कुछ काम होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जर्मन केमिस्ट थे, अमोनियम साइनेट से इसको बनाया गया था, ओलहर उनका नाम था। रिएक्शन में दिखा दूं क्या, चलिए दिखा देते हैं। अमोनियम साइनेट NH4CNO इसका फॉर्मूला होता है अमोनियम साइनेट का। उसको अगर हीट कीजिएगा तो यूरिया बन जाता है ना, यूरिया। ठीक है ना भाई। तो ये यूरिया का सूत्र है, याद रखिएगा। यह एक व्हाइट सॉलिड है ना, ध्यान रखिएगा। यूरिया का कलर भी याद रखिएगा, एक व्हाइट सॉलिड है। यूरिया देखे होंगे आप लोग, पता होगा गांव में। शहर वाले लोग ना बहुत चीज़ से वंचित रह जाते हैं, जो रियल इंडिया उसको देख ही नहीं पाते हैं, मज़ा तो गांव में आता है। नेक्स्ट आता है जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। तो ऐसे तो ऑप्शन में कहीं पे सिल्वर नहीं है, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जर्मन सिल्वर में नाम तो सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। तो जो जर्मन सिल्वर होता है वह उसमें Cu+Zn+Na पाया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। बाकी Cu+Zn+Sn जो है सो गन मेटल पाया जाता है, गन मेटल का एलॉय है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, इससे मिलकर Cu+Zn+Sn से मिलकर गन मेटल बनता है। बाकी Cu+Zn तो आपको पता होगा क्या है, ये जैसे Cu+Zn ब्रास है ना, ध्यान रखिएगा। Cu+Sn क्या होता है, तो Cu+ जो Sn होता है वह ब्रोंज होता है। ओके, उसके बाद Pb+Sn क्या होता है, तो Pb+ जो Sn होता है वह सोल्डर होता है ना। सोल्डर एक मिश्र धातु एलॉय है, तो उसमें Pb+Sn होता है। या फिर कभी पूछेगा आपको कि जो सोल्डरिंग वायर होता है या फ्यूज वायर होता है वो भी सोल्डर से ही, मतलब Pb+Sn से ही बनाया जाता है। थोड़ा बहुत देखिएगा तो इस सबका जो क्वांटिटी होता है, परसेंटेज, वो अलग कर दिया जाता है। तो जर्मन सिल्वर Cu+Zn+Na, ओके, याद रखिएगा। और Cu+Zn+Sn गन मेटल का एलॉय है, ओके, ध्यान रखिएगा। उससे मिलकर गन मेटल बनता है, कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑल फूड चेन्स स्टार्ट विथ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ईटिंग ऑफ फूड, एनर्जी फ्रॉम द सन, या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया। तो आइए पहले ना आपको लेकर चलते हैं, समझाते हैं डिटेल में। फूड चेन क्या होता है, तो फूड चेन एक तरह का ऐसा चेन होता है जिसमें अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं अपना फूड के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है ग्रास हॉपर, तो उसको ऐसे बर्ड खाया, बर्ड को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, स्नेक कौन खाएगा, तो इसको जो है ओल खाएगा, उल्लू खाएगा, या फिर जो बाज होता है वो खा जाएगा। ओके ना, ये सब देख लीजिएगा। या फिर यहाँ प्रोड्यूसर उसको डिकम्पोजर है, और डिकम्पोजर जो है क्या करता है, मतलब ये सबको डिकम्पोज करने का काम तो डिकम्पोजर का होता है। मेन पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कोई भी जीव हो उसको तो डिकम्पोज करने का काम डिकम्पोज हो, चाहे ग्रास हो चाहे ओल हो, सबको डिकम्पोजर ही करते हैं। बाकी यहाँ पे देखी जाए ग्रास होता है, तो ग्रास आखिर जिंदा कैसे रहेगा, आप लोग समझिए। तो जो ग्रास होता है वह जिंदा रहेगा, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगा, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी पूरे आप लोग देखिएगा जो हमारे इन्वायरमेंट में है वो सब है से सन ही है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फूड चेन हो या फिर हमारा अर्थ हो,
सन ही है, तो सन से ही जो है हम लोग को एनर्जी मिलता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एनर्जी फ्रॉम द सन, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। इसको एनर्जी मिलेगा सन से, तब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो जिंदा रहेगा। इसको ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को बर्ड खाएगा, बर्ड को स्नेक खाएगा, स्नेक को फिर यहाँ पे ऑल खाएगा। ओके, इस तरह से कुछ होता है। दूसरा अगर फूड चेन आपको आएगा तो उसमें इस तरह से बनाया जा सकता है कि ये ग्रास था, ग्रास है तो वहाँ पे डियर हो जाएगा। ओके ना, तो डियर इसको खाएगा, डियर को जो है से फिर लायन खा जाएगा, और फिर लायन को जो लायन अगर मरेगा तब वो जैसे चीज़ इसको खाएंगे। जिंदा में तो इसको तो चांस ही नहीं है कि इसको पकड़ पाए। ठीक है, महाराजा है। तो समझ चुके हैं सारा चीज़, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। और फूड चेन ना, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन्स को फूड वेब कहा जाता है, यानी कि अलग अलग फूड चेन करने का मतलब कोई मीट भी खा रहा है, कोई ग्रेन भी खा रहा है, तो इस तरह से देखिएगा तो एक दूसरा जीव जो होते हैं से मिलकर एक फूड जैसे वेब बन जाता है। अलग अलग फूड चेन जब मिक्स होगा तो फूड वेब बन जाता है। डायग्राम आपको दिखा चुका हूँ ना, मेरा जो जनरल साइंस का लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, सारा पार्ट्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 49 लेक्चर उसमें मैं ले चुका हूँ, और अब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू कर दिया जेएसएससी एसआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफर्ट टू प्लांट ट्रीज इन बैरन लैंड्स टू क्रिएट फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन, प्लांटेशन, रिफोरेस्टेशन या फिर एफोरेस्टेशन। आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा एफोरेस्टेशन। अगर कहीं पे आप लोग प्लांट कर रहे हैं ट्रीज को ताकि जो है बैरन लैंड पर, यानी कि वह बंजर भूमि है, तो उसको एफोरेस्टेशन कहा जाता है, यानी कि उसको वनीकरण कहते हैं। रिफोरेस्टेशन क्या होता है? करने मतलब समझिए इसको, पहले वहाँ पे जंगल हुआ करता था, जंगल किस तरह से उजड़ गया या फिर उजाड़ दिया गया, तो उस पर जो है से पुनः जो है से ट्री लगाने का जो प्रोसेस है उसको जो है से रिफोरेस्टेशन कहा जाता है। और प्लांटेशन तो एक नॉर्मल टर्म है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज ना, ट्री तो नहीं होगा, प्लांट्स बोलिएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांटेशन, इसको ध्यान रख सकते हैं। डिफोरेस्टेशन होता है वन कटे, तो इजी है, वन अगर काट रहे हैं तो उसको डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। तो इन्वायरमेंट में जितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसका रूट काज जो है से डिफोरेस्टेशन ही है। ओके, बहुत चीज़ का यार डिफोरेस्टेशन से चलते बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इन्वायरमेंट को हर तरह से नुकसान हो रहा है। देखिएगा तो बंदर आजकल गांव में घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? उनको उन लोग का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है फॉरेस्ट वो है ही नहीं, वहाँ पे खाने के लिए चीज़ है ही नहीं, इसलिए गांव में आ रहे हैं। आंसर इसका डी है। फॉरेस्ट बर्बाद होने से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इन्वायरमेंट आप लोग देख लीजिए, कुछ दिन पहले बारिश हो रहा था, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से बारिश होना चाहिए वो नहीं हो रहा, 2 घंटा भी अच्छे से बारिश नहीं हो पा रहा है। तो सब इन्वायरमेंट के चलते ही हो रहा है, यानी कि जो पेड़ काटा जा रहा है उसी के चलते सारा नुकसान झेलने को मिल रहा है। द पीएच लेवल ऑफ प्योर वाटर इज, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि अगर पीएच से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो प्योर वाटर का क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि देखिएगा 2-3 एग्जाम आप लोग उठा लीजिए, जनरल साइंस से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपको जरूर ही पूछा जाता है। और दूसरे बात, इसके बाद अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट है पीएच वैल्यू, तो याद रखिएगा ब्लड का ना 7.4 पीएच वैल्यू होता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, यही है पीएच स्केल यहाँ पे। तो 0 बैटरी का होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है। देख सकते हैं बैटरी का एसिड होता है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पे स्टोमक का एसिड जो होता है लगभग इसका वैल्यू 1 होता है ना। स्टोमक में एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही यूज करता, मतलब प्रोड्यूस करता है हमारा स्टोमक ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। लेमन है यहाँ पे 2 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे 2.2 होता है एज पर द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखिएगा। तो सिरका का देख लीजिएगा यहाँ पे लगभग 3 के आसपास है। टोमेटो को देख लीजिएगा यहाँ पे लगभग 4 के पास लिखा हुआ है। उसके बाद कॉफ़ी है लगभग 5 के बाद। मिल्क देख लीजिएगा 6, मिल्क इंपॉर्टेंट रहता है। प्योर वाटर तो आप लोग भूल नहीं सकते हैं, 7 है। उसके बाद ब्लड 8 लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली में 7.4 होता है। और हमारा बॉडी जो होता है तो 7.0 एनसीईआरटी में देखिएगा तो 7 से 7.8 पीएच रेंज के बीच कार्य करता है। बाकी बेकिंग सोडा देख लीजिएगा 9 है। यहाँ पे स्टोमिक टैबलेट है ना, देख लीजिएगा, इसको ना एंटासिड कहा जाता है। इसका पीएच वैल्यू 10 होता है। फार्मूला इसका याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। MgOH का हॉल्टी यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। पीएच वैल्यू उसका 10 होता है। और यहाँ पे 14 होता है आपका NaOH का। ये सब कुछ पीएच वैल्यू याद रखिएगा। इंपोर्टेंट ए रहेगा, निम्बोला इंपोर्टेंट रहेगा, मिल्क इंपोर्टेंट रहेगा, प्योर वाटर इंपोर्टेंट रहेगा, एसिड इंपोर्टेंट रहेगा जो जठर रस होता है हार्ट पेट में, और एक इंपोर्टेंट रहेगा NaOH। इतना सारा चीज याद रखिएगा। बिग बैंग हैपेंड हाउ लॉन्ग एगो? सोच सकते हैं कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया था कि बिग बैंग की जैसे घटना कब हुई थी। नॉर्मल तो आप लोग इस तरह पढ़े नहीं होंगे। तो 13.7 बिलियन ईयर्स एगो जो है से बिग बैंग की घटना हुआ था। बिग बैंग जो घटना है उसमें कहा जाता है, ये थोड़ा सा देख लीजिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बोला जाता है।
तो जो पहले तो याद रखिएगा, जो बिग बैंग थ्योरी है उसको ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना भी कहा जाता है, कि यानी कि ब्रह्मांड कैसे निर्माण हुआ और कैसे आगे बढ़ा, विस्तार उसका कैसे हुआ, एक्सपेंशन कैसे हुआ। बिग बैंग का सिद्धांत जो है से जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ पढ़ सकते हैं कि विशाल विस्फोट हुआ, उसके बाद जो है से गर्मपिंड से हुआ, और छोटे गर्मपिंड जो है से आगे बढ़ते गए और ब्रह्मांड बनते गया। $30.7 बिलियन ईयर एगो, इसका सही आंसर यही है। डैश इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट। इंटेस्टाइनल पैरासाइट का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है कि जो इंटेस्टाइन में रहता है, यानी कि आंत में रहता है। अमीबोबाइसिस लिखा हुआ है, स्केबिस लिखा हुआ है, टेपवोम लिखा हुआ है और फिर बोरेलिया लिखा हुआ है। आंसर इसका सिर्फ टेपवोम होगा। देखिए जो इंटेस्टाइन में यानी कि आंत में जो कुछ बैक्टीरिया रहते हैं उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक वीपवोम है, एक टेपवोम है जो कि आपका आंसर था, एक राउंडवोम है, उसके बाद एक गाइडिया है, उसके बाद हुकवोम है और फिर उसके बाद कोकिडा है ना, इसको ध्यान रखिए, कोकिडिया। आंसर इसका सी टेपवोम होगा। ये सब कुछ इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इंटेस्टाइन से रिलेटेड कुछ चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो नाम तो है स्मॉल, लेकिन ये बड़ा लंबा होता है, 6 से 7 मीटर होता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो लेंथ है वो मात्र 1.5 से 2 मीटर होता है। भोजन का पूर्ण पाचन जो है से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और यहाँ पे वाटर का ऑब्जर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सब कुछ याद रखें। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि भोजन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, उसको विली बोलते हैं ना, VILLI। डैश इज द अनदर नेम ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। अब बताइए क्वेश्चन, आपको कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन यहाँ पर होगा, ल्यूकोसाइट्स और इरिथ्रोसाइट्स में कंफ्यूजन आपको होगा। तो मैं आपको याद करवाया था कि रेड ब्लड सेल्स है ना, RED, रेड पढ़ते हैं आप लोग, तो रेड ब्लड सेल्स में ई दिख रहा है ना, RE, तो रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ओके, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, मैं आपको ट्रिक से बताया था। रेड में RE है तो रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे। ओके, तो कंफ्यूज ना करें। ये पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लड सेल्स देखिएगा तो रेड ब्लड सेल्स होता है जिसको इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ये लिखा हुआ यहाँ पे RE में ही ई है, तो इरिथ्रोसाइट्स ना कंफ्यूज ना करें। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, और एक आता है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ये आपको ऑक्सीजन और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प करता है, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वह एक तरह से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके, यहाँ पे फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन लिखा है, यानी कि इम्यूनिटी को जो है बनाए रखने में मतलब कारगर है। लार्जेस्ट जो देखिएगा व्हाइट ब्लड सेल्स है WBC, वह मोनोसाइट होता है ना। सबसे बड़ा WBC पूछे तो मोनोसाइट याद रखिएगा। दिख नहीं रहा है बड़ा, लेकिन वो सबसे बड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो सारा चीज़ क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया इज, बताइए पहला यूरेनियम माइन जो है से कहाँ पे है? यूरेनियम देखिए क्या है, एक जो है से मेटल है, तो इसीलिए क्वेश्चन जो है आपसे पूछ दिया गया कि पहला यूरेनियम माइन जो है से कौन सा था। तो कभी भी कुछ फर्स्ट टाइम होता है ना, तो वह इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। तो ये जादूगोड़ा माइन है, झारखंड में। ये कहाँ पे पड़ता है आपको पता है? झारखंड जी के तो पढ़ रहे होंगे। ये जादूगोड़ा जैसे इस सिभूम में है, याद रखिएगा। और यहाँ पे UCIL नाम क्या है इसका? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। जादूगोड़ा खान के बारे में अगर कुछ मैं हिस्ट्री बताऊं तो 1951 में इस खान को खोजा गया था, और जो खनन शुरू हुआ था 1967 से हुआ था। तो सब कुछ याद रखिएगा। 1951 और 67 सही है। ऐसे तो मैं भी एक बार कंफ्यूज कर गया था, 1951 है तो 57 होना चाहिए था। ओके, लेकिन 57 नहीं है, 67 से उत्खनन हुआ था। उसी समय UCIL का स्थापना हुआ था। जादूगोड़ा याद रखिएगा, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। डैश इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। तो कौन सा ग्लैंड है जो कि बटरफ्लाई के शेप का होता है? तो यह थायराइड ग्लैंड है जो कि बटरफ्लाई के शेप का होता है। आइए देख लीजिएगा, थायराइड ग्लैंड तो पता होगा, गला में पाया जाता है, और थायरोक्सिन हार्मोन को यह जैसे रिलीज करता है। तो इसका शेप देख सकते हैं, ये जैसे बटरफ्लाई शेप का होता है थायराइड ग्लैंड। बाकी पीनियल ग्लैंड जो होता है उसको द थर्ड आई के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा ना, पीनियल ग्लैंड।
और ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, कितनी बार बता चुका हूँ, 0.5 ग्राम इसका मात्र वेट होता है। और एक है आपका पीनियल के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अलग बहुत सारा ना ग्लैंड को इसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है ना, सब कुछ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डैश फेनोमेनन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्सन। तो क्लास 10th में आपको बताया गया होगा रेनबो जो है वो 3 फेनोमेनन के चलते बनता है, एक फेनोमेनन इसमें काम नहीं करता है। अगर देखिए ए ऑप्शन नहीं रहे तो इसका सही आंसर तीनों के तीनों हो सकता है, यानी कि चारों इसका आंसर हो सकता है। ओके ना, आंसर इसका सही यहाँ पे ए ही होगा। कंफ्यूज मत कीजिएगा, डिटेल में आपको समझाते हैं कि रेनबो कैसे बनता है। देखिए रेनबो कब बनता है, तो सबसे पहले तो पॉइंट होना चाहिए कि वर्षा के बाद ही इसे रेनबो बनता है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में लटके हुए रहते हैं वह प्रिज्म का काम करते हैं, और प्रिज्म से जब लाइट जब पड़ता है, ध्यान रखिएगा, लाइट जब पड़ता है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एयर है, यहाँ पे वाटर है, तो रेयर टू डेंसर में जा रहा है ना, तो रेयर में डेंसर में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्पर्सन होगा। ओके, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले तो इसका सबसे पहले लाइट यहाँ से जाएगा तो सबसे पहले इसका क्या होगा, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद यहाँ पे इसका डिस्पर्सन होगा। डिस्पर्सन होने के बाद ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है इसका इस सरफेस से टकराएगा, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे डिस्पर्सन हुआ और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, तो तीनों के तीनों फिनोमेनन जो है काम करता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्शन सबसे पहले रेयर टू डेंसर मीडियम में गया तो रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद अगर मीडियम में जाता है तो 7 कलर में बढ़ जाएगा तो वह डिस्पर्सन का फिनोमेना होता है, और टकरा के वापस गया तो वह रिफ्लेक्शन होता है। तो तीनों के तीनों फिनोमेनन जो है काम करता है। ओके, ध्यान रखिएगा। रेनबो में 7 कलर होता है। ओके, आंसर इसका ये हो जाएगा। रेनबो दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी रेनबो बनता है या सेकेंडरी रेनबो बनता है, उतना तो मुझे नहीं लगता है कि पूछेंगे क्वेश्चन। एन apparatus फॉर जनरेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज, लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा कि एक ऐसा apparatus जो कि एटॉमिक एनर्जी को जनरेट करता है उसको हम लोग रिएक्टर बोलते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर आप लोग नाम सुना होंगे, तो ये इजी क्वेश्चन था। भारत का सबसे पुराना न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा ना, ध्यान रखिएगा, और सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर कुंडकुलम है जो कि तमिलनाडु में है, रसिया का सहयोग से वह निर्मित है। 2 फेनोमेनन होता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ध्यान रखिएगा। फिजन में क्या होता है, तो फिजन का मतलब होता है टूटना ना, फिज कर गया यानी कि टूट गया, इस तरह से याद रखिएगा। और फ्यूजन का मतलब दो चीज़ जब मिलता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम मिला और हीलियम का निर्माण करता है और अलॉट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होता है, ये होता है फ्यूजन। तो देखिएगा जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर सन का जो एनर्जी का सोर्स है, सन का जो एनर्जी का सोर्स है वह फ्यूजन ही है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन याद रखिएगा, हिंदी वाले इसको संलयन याद रखिएगा, संलयन। और जो फिजन होता है इसका मतलब टूटना होता है, एक हैवी जो है न्यूक्लियस है वह टूटता है। ओके, ध्यान रखिएगा। यूरेनियम यहाँ पे लिया गया है जिसको आपको पता होगा, ये जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। बाकी ये तो हाइड्रोजन बम है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए फ्यूजन रिएक्शन का यूज किया जाता है। न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम में आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, दोनों अलग अलग है। न्यूक्लियर बम में फ्यूजन होता है और हाइड्रोजन बम में फ्यूजन होता है। ठीक है, बार बता रहा हूँ कि गलती मत कीजिएगा। ओके, ये सब कुछ याद रखें। और बाकी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें भी फ्यूजन रिएक्शन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछे तो भी बोल दीजिएगा कि फ्यूजन ही होगा। ताइयों की क्लास फ्रूटफुल रहा होगा। तो कैसा लगा लेक्चर आप लोग जरूर बताइएगा। तीसरा सेट आपको टोटल 9 से 10 देखने को मिलेंगे। PDF@learnersguideeducation टेलीग्राम चैनल पे रहेगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करके दूसरों से भी शेयर कर दें। आपका बेनिफिट हो रहा है तो मेरा भी बेनिफिट जरूर कराइए। अच्छा लगता है तभी करना है, अच्छा नहीं लगता है तो फिर छोड़ देना है। ओके, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वंदे भारतम, जय हिंद।